हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं 2021 में पूछे गए हर एक साइंस के क्वेश्चन को इन डिटेल, ताकि हम 2022 के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। यानी कि हम चाहते हैं कि आने वाले अब जितने भी एग्जाम्स हैं उसके अंदर हम पूरी तरीके से छा जाएं, हर एक साइंस का क्वेश्चन हमें अच्छे से आता हो। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही हम आंसर बना पाए, और इसी के लिए जरूरत है बहुत सारी प्रैक्टिस की। और हम लोग वही प्रैक्टिस सेशन हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़कर। हम पुराने एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के, उन्हें सॉल्व कर करके, उन्हें समझ कर क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को और ज्यादा एक्यूरेट बना रहे हैं, अपने आप को और ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि हम लोग कम से कम टाइम में पूरी की पूरी साइंस कंप्लीट कर दें एग्जाम के अंदर। जो भी हमें टाइम मिला है उसे हम यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के सेशन में एक और क्वेश्चन पेपर लेकर मैं आपके सामने आ गई हूं। तो आज के सेशन में रहेंगे अगेन 11-12 क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं वही मैं आपको बताने वाली हूं। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल में आपको मैं बताऊंगी। वैसे तो थ्योरी बाकी है, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, इन विच एक्टिवेशन द मेंबर्स ऑफ अ होल सेपल और पेटल लाई क्लोज टू ईच अदर विदाउट एनी ओवरलैपिंग ऑफ देयर मार्जिन। क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि किस सौंदर्यीकरण में एक वर्ल, बाहरी या पंखुड़ी के सदस्य बिना अपने मार्जिन का ओवरलैपिंग किए एक दूसरे के करीब होते हैं। देखो, आप लोगों ने बहुत सारे पत्ते देखे, बहुत सारे फूल देखे होंगे। ठीक है, अब आपने कभी नोटिस नहीं की होगी ये चीज, लेकिन आगे आप करेंगे कि फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं, जो पत्तियां होती है ना, पंखुड़ियां रंग बिरंगी सी, जैसे गुलाब में लाल रंग की होती है, सनफ्लावर में येलो कलर की होती है, यानी कि हर एक फूल के अपने अपने अलग अलग कलर की पंखुड़ियां होती है, पेटल्स होती है। वो पंखुड़ियां ना कुछ एक पैटर्न में अरेंज्ड होती है। उस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, उस पैटर्न को, उस तरीके को बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोला मैंने? फूलों में पेटल्स की अरेंजमेंट के पैटर्न को एस्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। और साथ ही साथ क्या याद रखना है, हिंदी में क्या बोलेंगे? फूलों के अंदर पंखुड़ियों के जो तरीका है जिसकी अकॉर्डिंग वो लगे हुए हैं, उसे क्या कहते हैं? सौंदर्यीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सौंदर्यीकरण कहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको सौंदर्यीकरण भी हिंदी में भी एस्टिवेशन ही लिखा मिले। तो ये होता है एस्टिवेशन। अब देखिए क्या मतलब है इस बात का। आपको कुछ फूल मिलेंगे जिसमें उनकी जो पंखुड़ियां होंगी ना, वो ऐसे होती हैं। देखो, 1 2 3 4 5, यानी कि देखो पंखुड़ियां दूर दूर है एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के पास पास है, लेकिन कोई भी एक दूसरे के ऊपर नहीं है। ऐसी होती है कुछ पंखुड़ियां। कुछ पंखुड़ियां आपने देखी होंगी ऐसी, ये एक पंखुड़ी आ गई, दूसरी पंखुड़ी की एक साइड इसके ऊपर से, तीसरी की एक साइड इसके ऊपर से, चौथी की एक साइड इसके ऊपर से, फिर पांचवी की एक साइड इसके ऊपर से। कुछ इस तरीके से देखिए आपने। कुछ पंखुड़ियां आपने ऐसी भी देखी होगी कि देखिए एक होगी कुछ इस तरीके से, फिर एक इसके ऐसे नीचे, फिर एक इसके और नीचे, कुछ इस तरीके से भी होती है। यानी कि पंखुड़ियों की अरेंजमेंट के आधार पर भी फूल कई प्रकार के होते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि ऐसी पंखुड़ियों के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं जिसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, यानी कि कोई भी पत्ती एक के ऊपर एक नहीं आती। तो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स वाल्वेट। क्या बोलते हैं? वाल्वेट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स वैक्सीलरी। क्या बोलते हैं? वैक्सीलरी। पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन में आपको दिख रहा है वैक्सीलरी, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको ना देखो, ये जो होते हैं ना दो प्रकार के होते हैं। कई बार तो क्या होता है, देखो कहीं कोई नीचे है, कहीं कोई नीचे है, और कई बार पैटर्न में होता है। तो इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड ये दो प्रकार के होते हैं। इन्हें मैं डिटेल में चैप्टर के दौरान ही करवाऊंगी। ठीक है, इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड, इसमें कंफ्यूजन रहती है, क्वेश्चन जनरली इन दोनों पे नहीं आता। ठीक है, या तो क्वेश्चन इस पे आएगा या उस पे आएगा, और ज्यादातर इसी पे आता है। तो अब आपको आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे क्या मिल गया? ये कौन सी एस्टिवेशन है? ये है वाल्वेट, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। वाल्वेट एस्टिवेशन, जब कोई भी पंखुड़ी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करती। समझ रहे हो आप लोग बात को? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है देखिए, The type of mirror used by dentist to see larger image of the teeth of patients, यानी कि हिंदी में पढ़ लेते हैं, मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब बड़ा करके देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दर्पण
कौन से प्रकार का होता है? तो जो डेंटिस्ट होते हैं, जो टीथ की यानी दांतों की जांच करते हैं, उन दांतों की जांच करने वाले डेंटिस्ट के द्वारा कौन सा मिरर यानी कि कौन सा शीशा, कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण और प्लेनो कॉन्वेक्स यानी समतलो उत्तल। तो याद रखना है, डेंटिस्ट जो होते हैं वो चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं कनकेव मिरर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। कन्वर्जिंग मिरर होता है, सारी रोशनी को इकट्ठा करके एक जगह पर फोकस करवाता है। ठीक है, तो आंसर चला गया ऑप्शन 8 का, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवतल मिरर। क्लियर है? चलिए, अच्छा आप लोग जानते हैं कि दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोगों ने बताना है कि दांतों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ टीथ, क्या कहलाती है। ठीक है, इसी के साथ अच्छा आप मुझे बताइए कि एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर कितने दांत होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 32 दांत होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। दूध के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दांत होते हैं? पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। रदनक, कृंतक। अच्छा, इंसीजर को कृंतक बोलते हैं। कृंतक, रदनक, अर्धचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। आगे आगे वाले यहाँ पे इंसीजर, फिर साइडों में कैनाइन, फिर उसके पीछे मोलर और उसके पीछे प्रीमोलर। ठीक है, सॉरी प्रीमोलर और फिर मोलर। ठीक है, तो ये है हमारे 4 प्रकार के दांत। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप लोग मुझे कमेंट में आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये कौन सा था? इसका आंसर लिख दिया मैंने, ये था क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है ये? वृक्क द्वारा प्रति मिनट बनने वाले निस्पंद की मात्रा क्या कहलाती है? तो देखो, 1 मिनट में जब किडनी फिल्ट्रेशन करती है तो उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर। क्या कहते हैं? GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और ग्लोमेरुलस क्या होता है आप जानते हैं, ये हमारा नेफ्रॉन होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा नेफ्रॉन होता है, तो इसके अंदर यहां जो पड़ा होता है ये होता है ग्लोमेरुलस। ये क्या होता है? ये होता है बोमन कैप्सूल, बोमन संपुट बोलते हैं इसे। ये होती है PCT, समीपस्थ नलिका। ये होती है लूप ऑफ हेनली, ये होती है दूरस्थ नलिका यानी डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और ये होती है संग्रहण नलिका यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अच्छे से करवाऊंगी ये आपको मैं डिटेल में। अब आपको क्या याद रखना है? आंसर तो आपको मिल गया, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर मिल गया आपको सी, लेकिन याद क्या रखना है? देखिए, एक दिन में ये फिल्ट्रेशन रेट होता है 180 लीटर प्रतिदिन, यानी एक दिन में कितना यूरिन बनता है? 180 लीटर प्रतिदिन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए 1 मिनट में तो लगभग 125 ml निकलता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना? लगभग 125 ml, कई बार 140 ml भी लिखा होता है, तो जो आसपास दिखे आप उसको टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्टेमन इन विच स्टेमन डज नॉट हैव एन एंथर। ये पूछ रहा है कि पुकंसर की क्या स्थिति होती है जिसमें पुकंसर में परागकोश नहीं होता। तो देखिए स्टेमन क्या होता है? ये होता है स्टेमन। ठीक है, ये होता है स्टेमन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेमन यानी कि पुकंसर। इसकी डिटेल में जाएं तो इसके ये लंबे वाले भाग को बोलते हैं फिलामेंट और इस भाग को बोलते हैं एंथर। ठीक है, इस एंथर के अंदर क्या होते हैं? तो पराग कण होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर स्टेमन के पास ये एंथर ही ना हो तो इसे क्या बोलेंगे? तो अब स्टेमन के पास एंथर ही नहीं है, यानी कि उसके पास पोलन ग्रेन नहीं होंगे। पोलन ग्रेन नहीं होंगे तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, प्रजनन नहीं करेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? ऐसे स्टेमन को जिसके पास एंथर ही नहीं है, इसे बोलते हैं स्टेमी नोड। क्या बोलते हैं? स्टेमी
नोड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको स्टेमिनोड कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी आपको स्टेमिनोड दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर चला गया ऑप्शन बी। क्लियर है आप लोगों को ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट घंटा डैश के बराबर होता है। तो मैंने बहुत बार बताई है ये बात आपको कि देखिए पावर की यूनिट क्या होती है भाई? शक्ति की इकाई होती है वाट। शक्ति की यानी पावर की यूनिट होती है क्या? वाट। लेकिन पावर की व्यावसायिक यूनिट अगर पूछ ली जाए, पावर की कमर्शियल यूनिट अगर पूछ लिया जाए, यानी कि पावर की व्यावसायिक यूनिट, तो आपको याद रखना होता है कि बिजली के बिल में पावर होती है किलोवाट घंटा में, और 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर, ठीक है। और इसके अलावा मैंने पावर की एक और यूनिट बताई है, वो है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। पावर की एक और यूनिट होती है, ये बड़ी यूनिट होती है, इसे बोलते हैं अश्व शक्ति, और ये कितने के बराबर होती है? तो आपको याद रखना है 1 हॉर्स पावर होती है 746 वाट के बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई। तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी? निम्न में से एक शब्दकोश में, क्वेश्चन दोबारा सुनो, एक शब्दकोश में पाए गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? तो देखो आपको एक डिक्शनरी दी गई, डिक्शनरी में बहुत छोटे छोटे शब्द होते हैं। उन छोटे छोटे शब्द को आप बड़ा करके देखना चाहते हो, यानी आपको मैग्निफिकेशन चाहिए, साइज बड़ा चाहिए, तो आप कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे? तो देखो डेंटिस्ट की बात की थी हमने कुछ देर पहले, और मैंने आपको बताया था डेंटिस्ट दांतों को बड़ा करके देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल करता है? तो मैंने बताया था वो इस्तेमाल करता है कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। एक चीज हमेशा याद रखना, जो कनकेव मिरर है ना, वो कन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है, और जो कन्वेक्स मिरर है वो कनकेव लेंस की तरह काम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक जैसे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कनकेव मिरर बिल्कुल कन्वेक्स लेंस जैसा है, कन्वेक्स मिरर बिल्कुल कनकेव लेंस जैसा है, ऐसा नहीं है। लेकिन काफी हद तक उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो जब हमने मिरर की बात की थी तो हमने बोला था कि किसी चीज को बड़ा देखने के लिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कनकेव मिरर। तो लेंस कौन सा यूज करेंगे? कन्वेक्स लेंस। तो पहले तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि चीज को बड़ा करके देखना है, यानी कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करो। कौन से लेंस का? कन्वेक्स लेंस का, यानी उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है, देखो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, 2 में आपको कनकेव दिख रहा है, 2 में आपको कन्वेक्स दिख रहा है। तो आप सीधे सीधे बोल दो बी और डी तो होंगे नहीं, बी और डी तो होंगे नहीं, क्योंकि दोनों में क्या है? कनकेव है। अब आते हैं आपके पास ऑप्शन ए और सी में। ए में बोल रहा है कि कन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर वाला, और सी में बोल रहा है कि कन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर वाली। एक बात हमेशा याद रखना, फोकल लेंथ जितनी कम होगी ना, मैग्निफिकेशन उतनी ज्यादा होती है। यानी जितना कम फोकल लेंथ होगी उतना ज़्यादा बड़ा आपको करके वो मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाएगा। तो आप बताइए ज़्यादा अच्छे से आपको सेंटेंस कहाँ दिखेंगे जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, यानी 5 सेंटीमीटर वाले की। तो ऑप्शन सी आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्या बोलता है ये कि आपको चाहिएगा कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, यानी बहुत कम। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, काउ इज रिलेटेड टू हर्ड वेयर एज लोयन इज रिलेटेड टू, गाय का संबंध हर्ड से है, गाय के झुंड को हर्ड कहते हैं। तो लोयन के यानी शेर के झुंड को क्या कहेंगे? तो आपको याद रखना है, देखिए शेर के झुंड को कहते हैं प्राइड। यहां पे लिख लो, शेर के झुंड को क्या कहते हैं? कहते हैं प्राइड। तो आपको आंसर मिल गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आ गया ऑप्शन डी। इसके अलावा आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं कॉलोनी। तो याद रखिएगा कॉलोनी किसकी होती है? कॉलोनी होती है खरगोश यानी कि रैबिट की होती है कॉलोनी। स्कूल किसका होता है? तो स्कूल होता है मछली यानी कि फिश का होता है स्कूल। और हाइव किसका होता है? हाइव होता है बी यानी मधुमक्खी का। मधुमक्खी के क्या होते हैं? छत्ते होते हैं, और छत्तों को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइव।
ठीक है, तो स्कूल लॉयन का प्राइड, खरगोश की कॉलोनी, मछली का स्कूल, बी का हाइव। याद रखोगे ये बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में आपको एक रिएक्शन दी गई है। ठीक है, क्या है रिएक्शन? आपको बोला गया है कि आपने क्या किया, क्वेश्चन क्या है, RCN के अंदर आपने डाल दी SnCl2 यानी टिन क्लोराइड और उसमें डाल दिया HCl। ठीक है, तो इन्होंने बना दिया क्या, इन्होंने बना दिया RCH डबल बॉन्ड NH। अब आपको बोला गया है अगर इसमें आपने H3O पॉजिटिव डाल दिया या मैं बोलूं पानी डाल दिया तो क्या बनेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बनता है RCHO प्लस NH4Cl, यानी एक तो बनेगी अल्काइल एल्डिहाइड और एक बनेगी अमोनियम क्लोराइड। ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन का नाम होता है स्टीफन रिएक्शन। क्या नाम होता है? स्टीफन रिएक्शन। देखो जब ऐसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना रिएक्शन के नाम नूम वाले, तो ये बहुत सारे हैं, बहुत अनलिमिटेड है। तो अगर आप साइंस के बैकग्राउंड के नहीं हो तो आप ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा नहीं याद कर सकते, तो आप क्वेश्चन के बेसिस पे इन्हें याद रख सकते हो। स्टीफन रिएक्शन कौन सी है? ये है स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, आंसर मिल गया RCHO। दिख रहा है किसी ऑप्शन में? तो बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन बी में आपको। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर चला गया ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंपल सा, द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं हरियाणा का राजकीय पशु है काला तीतर यानी कि ब्लैक बक। आंसर चला गया 48 का ऑप्शन सी, ब्लैक बक यानी काला तितर हरियाणा का क्या है? नेशनल एनिमल है, स्टेट एनिमल आई मीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास, द प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब है एयर होना, वह श्वसन जिसमें एयर हो यानी कि ऑक्सीजन हो वो होती है एरोबिक। जैसे कि हम करते हैं ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन डालते हैं तो क्या बन जाती है? CO2 H2O प्लस एनर्जी मिलती है हमें, है ना। ये तो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा मतलब इसमें क्या डल रही है? ऑक्सीजन डल रही है, O2 डल रही है, यानी कि ये तो एयर वाली है। ये तो आंसर गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है एनएरोबिक। एनएरोबिक में क्या होता है स्टूडेंट्स? हम ग्लूकोज का बिना ऑक्सीजन के करवाते हैं काम ईस्ट की प्रेजेंस में, खमीर की प्रेजेंस में। तो क्या बनता है हमारे पास? तो बनता है हमारे पास C2H5OH यानी कि इथेनॉल यानी कि शराब, दारू, जो मर्जी बोल लो। ठीक है, ये होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो आंसर चला गया हमारे पास बी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा आपको दिख रही है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में भी ऑक्सीजन चाहिए होती है और डाइजेशन पाचन में भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्योंकि देखो अब आप सोचोगे कि मैम हमने पाचन इतना पढ़ लिया, कहीं पे ऑक्सीजन का जिक्र तो हुआ ही नहीं। तो सोचो स्टूडेंट्स, अगर हमारी बॉडी में डाइजेशन क्यों चल रहा है? हमारी बॉडी में डाइजेशन चल रहा है क्योंकि हमारी बॉडी चल रही है। और बॉडी क्यों चलती है? क्योंकि बॉडी में श्वसन चल रहा है, यानी ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं। देखो सांस लेना जरूरी है ना। अगर आपका दिल ही नहीं धड़केगा, आप सांस ही नहीं लोगे, तो आपकी बॉडी का कुछ भी काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं कि डाइजेशन में भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर थोड़ी सी डीपनेस जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्या है, अ सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। एक विद्युत वाही परिनालिका के भीतर एक मृदु लोहा छड़ डाली जाती है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। देखो सिंपल सा बोला गया आपको, क्या बोला गया है? आपके पास एक सोलेनोइड है, ठीक है। इस सोलेनोइड के अंदर आपने क्या कर दिया? एक आयरन की रोड डाल दी। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी? देखो सोलेनोइड में पहले से करंट था, क्वेश्चन में बोला है। अगर सोलेनोइड क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था। आपने एक तार ली और एक कोई भी आपने मेटल की तार ली और उसको आपने एक सर्कुलर शेप में ऐसे घुमा दिया, ठीक है, उस शेप को सोलेनोइड बोलते हैं। ठीक है, वो सोलेनोइड बन गया है। तो सोलेनोइड खुद की मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से ही दे रहा था। अब सोलेनोइड की खुद की मैग्नेटिक फील्ड तो थी और हमने उसमें डाल दिया एक आयरन रोड। अब ये जो आयरन रोड है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैसा कार्य करेगा? वो भी चुंबक की तरह कार्य करेगा, यानी वो भी मैग्नेट की तरह कार्य करेगा। तो वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी देगा। यानी कि पहले तो सोलेनोइड की अकेले की मैग्नेटिक फील्ड थी, अब सोलेनोइड के साथ साथ आयरन रोड की मैग्नेटिक फील्ड भी हो गई। तो दो चुंबकीय क्षेत्र जुड़ गए, यानी कुल चुंबकीय क्या हो जाएगी? पावर बढ़ जाएगी। यानी कि अब क्या होगा? बढ़ेगा। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र
विल इंक्रीज, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी, 58 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ जीन इज, फोर्थ जीन क्या होता है भाई, तो फोर्थ जीन होता है स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaOCl2, और ये आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो 59 का आंसर चला गया ऑप्शन डी। फोर्थ जीन का इस्तेमाल पेस्टिसाइड बनाने में होता है, प्लास्टिक बनाने में होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं, कार्बन ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, COCl2, गलती से कैल्शियम बोल दिया, कार्बन ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर है, तो इसी के साथ हमारा ये पेपर होता है खत्म। हमने कर लिए हैं कितने क्वेश्चन, तो हमने कर लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो ये पेपर में 12 ही क्वेश्चन साइंस के थे, मैंने आपको 12 के 12 करवा दिए। जिसने भी पेपर अटेम्प्ट किया था उनको सॉल्यूशन मिल गया, जिसने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया उन्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल गए। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और थ्योरी में फ्लावर हम करने वाले हैं जल्द ही। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए तो लाइक कर देना, पसंद आए तो कमेंट कर देना, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं लिख के जाना, और सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।